राजनाथ के राज देखिए रात 9:57 पर। मासूम की बड़ी भूल B7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कबूले राजनाथ सिंह। वरुण के बचाव में दिया तर्क, जवानी के जोश में फिसल जाती है जुबान। गुजरात विधानसभा ने नए लोकायुक्त बिल पर लगाई मोहर, विरोध में विपक्ष का वॉकआउट। सीएम समेत 6 सदस्यों की कमेटी के पास रहेगा नियुक्ति का अधिकार, नहीं होगी राज्यपाल की दखल। केंद्र में 2 पावर सेंटर पर पहली बार सामने आई कांग्रेस की राय, मौजूदा व्यवस्था को बताया सबसे कारगर। मनमोहन और सोनिया के रिश्ते को कहा ऐतिहासिक। जनार्दन द्विवेदी के बयान के बाद मनमोहन के तीसरे टर्म की संभावनाएं बढ़ी। ओम शांति ओम में मनोज कुमार का मजाक उड़ाने का मामला गरमाया। शाहरुख और फराह के खिलाफ कोर्ट पहुंचे मनोज कुमार, दोनों पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। फिल्म से सीन हटाने का वादा नहीं किया गया पूरा। अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज के कत्ल के मामले में किसी स्वामी की ओर घूमी शक की सुई। 2 करोड़ की सुपारी देने का आरोप, पकड़े गए शूटर्स ने पूछताछ में किया दावा। उधर सभी आरोपियों की हुई कोर्ट में पेशी। और बंटवारे के बाद पहली बार अंबानी भाइयों के बीच में हुआ बड़ा समझौता। 12 करोड़ की डील के मुताबिक अनिल की कंपनी के फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे मुकेश अंबानी। मुझे लगा कि कुछ गलतफहमी में मैंने ऐसा कर दिया है। कल आपने जो है संसदीय बोर्ड की में मोदी जी को शामिल किया है। कई युवा नेता हैं। सबसे पहला सवाल, कैसे संभव हुआ इतने युवाओं को जो है बोर्ड में लाना, साथ ही तमाम और जो कमेटियां हैं? वैसे टीम के गठन के समय जो है मैंने मेरिट और डिमेरिट का ध्यान रखा है, और इस बात का भी मैंने ध्यान रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को एक मजबूती देने के लिए और साथ ही साथ उसे प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार की टीम का गठन किया जाना चाहिए, तो उस आधार पर ही टीम का गठन किया है। मोदी जी को जो है पहले हमने कुंभ मेले में आपको देखा था, आप जब से आपसे सवाल पूछा जाता था एक मंद मुस्कुराहट देते थे और कहते थे कि हम जल्दी हमारी संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगी कि मोदी जी आएंगे कि नहीं। मोदी जी को आपने संसदीय बोर्ड में ले लिया है। अब सवाल ये है कि गुजरात की एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, ऐसे में क्या वो समय दे पाएंगे? क्यों नहीं समय दे पाएंगे? मैं समझता हूँ कि अनुभवी चीफ मिनिस्टर वो हो गए हैं, कोई नए चीफ मिनिस्टर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, मैं समझता हूँ सबसे सीनियर वो है, तो समय देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वैसे पहले भी हमारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हों, डॉक्टर रमन सिंह जी हों, चाहे जगदीश शेट्टर जी हों, जहां कहा जाता रहा है जिस स्टेट में जाने के लिए बराबर गए हैं लोग। वरुण गांधी के ऊपर मैं सवाल करूंगा सर, यूपी में आप उनका क्या रोल देखते हैं? क्या आपके गांधी कांग्रेस के गांधी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, हम इस आधार पर कभी विचार नहीं करते हैं। और मैं समझता था कि नौजवान है, अच्छा बोलता है, इमेजिनेटिव है, स्ट्रांग विल पावर है, तो हमारी समझ में बात आई कि ऐसे नौजवान को हमारी टीम में होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको शामिल किया है। उनके बोलने की वजह से वो भुगत भी चुके हैं। यंग एज में कभी कभी यदि जुबान यदि फिसल जाती है तो मैं समझता हूं उसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन सर ओवैसी भी तो काफी यंग थे, उसको लेकर मैंने कहा कोर्ट के द्वारा एक्विटल भी हो गया, इसलिए वो तो प्रश्न ही नहीं है। विनय कटियार जी कह रहे हैं कि गांधी जो है, सिर्फ गांधी जो सरनेम है वो सिर्फ कांग्रेस नहीं है, बीजेपी में भी काफी तवज्जो गांधी सरनेम को मिलने लगी। नहीं, ये नहीं कहा है उन्होंने, ये स्टेटमेंट उनका नहीं था। वैसे ही लाख नहीं, उन्होंने कहा भाई गांधी जी इस नाम का एक अपना महत्व है, ये केवल इतना ही कहा था उन्होंने, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वरुण गांधी का नाम नहीं लिया था उन्होंने। मोदी जी क्या समझ में आता है? अमित शाह काफी विवाद रहा है उनके साथ, इसरो एनकाउंटर, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, काफी विवाद रहा है। टीम में लेना क्या मोदी जी की वजह से ऐसा उनका कोई दबाव था? अमित शाह का जहां तक संबंध है, आज से नहीं बहुत पहले से मैं जानता हूं, उनके अंदर सांगठनिक कुशलता है, यह मैंने देखा है। लेकिन और वह व्यक्ति भी बहुत ही काल्पनिक है। सोहराबुद्दीन की वजह से लोग उन्हें जानने लगे, पहले नहीं जानते थे। नहीं, भले ही नहीं, लेकिन गुजरात के लोग अच्छी तरह उनको जानते थे। और मैं समझता हूं कि वो मामला कोई उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है,
कोई और ऐसा क्राइम नहीं किया है। देखिए, एक आरोप लगा है उनके ऊपर। मैं समझता हूं कि आरोप कोर्ट ने उन्हें गुजरात में जाने से भी रोक दिया था। रोक दिया हो तो इसलिए ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रभावित ना होने पाए। ऐसा होता है कभी कभी किसी के बारे में, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो कोर्ट के द्वारा ही होगा। तो मैं समझता हूं कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो कोर्ट का आदेश होगा उसे हम लोग स्वीकार करेंगे। महासचिव के तौर पे उन्हें लिया गया है। अब सवाल ये है कि सर, ऐसा नहीं लगता विरोधियों को एक बोलने का मौका मिल जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इतना मैं कह सकता हूं वह करप्ट नहीं है। यह इतना मैं कह सकता हूं कि उनके अंदर एक नेशनल स्पिरिट है। देश के लिए कुछ कुछ कर गुजरने की एक तड़पन है उनके अंदर। लेकिन यह भी मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि वो कभी क्रिमिनल नहीं हो सकते, जहां तक मैं जानता हूं। लेकिन अब चूंकि चार्जेस लगे हैं, मामला सब जुडिस है, तो कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा कर दी जाए। मोदी जी के ऊपर भी तो काफी उंगलियां उठी, उन्हें भी आप संसदीय बोर्ड में लिया आपने। बिल्कुल, आपने देखा कितनी उंगलियां उठी, लेकिन आज सारा देश उन्हें स्वीकार कर रहा है। संसदीय बोर्ड में मोदी जी को 6 साल पहले आपने ही बाहर किया था। ये सवाल लाजमी है, उठना है। और आप वापस आते ही आपने उन्हें लिया है, क्या वजह है सर? देखिए, यह सच है कि जब मैं एडहॉक, जब मेरा नॉमिनेशन हुआ था प्रेसिडेंट के रूप में, तो उस समय मैंने स्वयं कह के लिया था कि नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। बाद में जब मैं रेगुलराइज हुआ, एक 7-8 महीने के बाद, 5 में आप आए तो 2006 में फिर कुछ लोगों ने उस समय तर्क दिया कि साहब ये काम आपने गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर इसमें नहीं रह सकता। इस प्रकार के लोगों ने तर्क दिए। मैंने फिर उस समय संविधान को देखा भी नहीं, परंपराओं की मुझे जानकारी भी उतनी नहीं थी, क्योंकि मैं नया था पूरी तरह से। लेकिन संविधान में ऐसा कहीं पर कोई बार नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि कुछ गलतफहमी में मैंने ऐसा कर दिया है। आज कोई व्यक्ति सारे देश में लोकप्रिय है और हमारा एक बहुत ही योग्य मुख्यमंत्री है, और डेवलपमेंट के मामले में उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है इस देश में। तो मुझे लगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान किसी मुख्यमंत्री को इसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल करने को प्रतिबंधित नहीं करता है। लेकिन सर, ये जो आपकी भावनाएं हैं, ये भावनाएं नितिन गडकरी में नहीं दिखाई दी, क्योंकि वो भी तो इतने दिनों तक थे। 2009 तक आपके अंदर ये भावनाएं नहीं दिखाई दी। वो समय की बात होती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आज ये हो गया तो कल इसके पहले क्यों नहीं हुआ। ये कोई तर्क नहीं। गोविंदाचार्य जी, पुराने बीजेपी नेता, उनका वो आपकी टीम से खुश नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है वो बीजेपी के मनमोहन सिंह हैं, और मनमोहन सिंह को सभी आप जानते हैं कि एक बहुत शांत और चुप नेता माना जाता है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला प्रधानमंत्री कहा जाता है। नहीं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं वो, उनके संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो अटल जी के बारे में भी जो कहा था वो आप जानते ही हैं, मेरे बारे में भी कुछ कहा है। किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनके बारे में व्यंग्यात्मक मुझे कुछ नजर आ रहा है। व्यंग्यात्मक क्या है? जेडीयू की चिंताओं को कैसे समाधान करेंगे, एक आप, क्योंकि बड़े भाई के तौर पर है बीजेपी। जेडीयू की कोई चिंता नहीं है। आपने देखा होगा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव ने जो हमारी टीम गठित हुई है उसके लिए मुझे बधाई दी है। सर, आज की राजनीति में गठबंधन बड़ा जो है ये मजबूत होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। मोदी जी आ गए हैं, मोदी जी को लेकर नीतीश लगातार विरोध करते रहे हैं, उनकी पार्टी विरोध करती रही है। नहीं, नीतीश जी ने कभी मना नहीं किया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन एक पीएम कैंडिडेट जैसा कि बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरा एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट रहेगा। कई पत्रकारों ने, तमाम लोगों ने आपसे सवाल किया कि संसदीय बोर्ड में मोदी जी आ रहे हैं, तो आप मंद मुस्कुराहट देते थे जैसा अभी मुस्कुरा रहे हैं, इसी तरह से आप वहां उनको भी कह दिया कि हम बताएंगे। तो क्या ये मुस्कुराहट ये बता रही कि 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे? मैं कुछ नहीं जानता। प्राइमेशियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट होगा कि नहीं होगा तो कौन होगा, ये अकेले मैं नहीं कह सकता। ये तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही इस संबंध में डिसीजन करेगा। सवाल ये है कि एक संत जी थे, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर घोषित करते हैं तो वो खुद प्रचार में उतर जाएंगे। सुन लिया था। आपने उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या आप साधु संतों की बातों को मानते हैं? साधु संतों की बातों को मानते हैं? कुंभ मेले में आपने देखा, आप साधु संतों का आदर करते हैं।
लेकिन उनकी जो कहते हैं कुछ तो मानते होंगे, कुछ लगता है आदर करते हैं भाई, मैं कह तो रहा हूँ। जब आदर करते हैं बात भी तो उनकी कुछ ना कर दोनों में अंतर होता है। मैंने यदि किसी का आदर किया जाए, आवश्यक नहीं है कि उसकी हर बात मान ली जाए। तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो गई, बसपा हो गई, तमाम पार्टियों से जुड़ा हुआ है। सवाल ये कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी आते हैं, कहते हैं कि ये कांग्रेस जो है ये सीबीआई की धौंस दिखाती है, कांग्रेस जो है लोगों को सीबीआई और आईटी का धौंस दिखाकर लोगों का समर्थन लेती है। क्या मुलायम सिंह जी को आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे इन चीजों से निपटने के लिए? नहीं, कोई सुझाव नहीं देना चाहेंगे। वो क्यों समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस लेडी यूपीए का? यदि सीबीआई का धौंस है ऐसा मानते हैं वो, तो क्या सीबीआई के धौंस के कारण वो समर्थन कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो यही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। एक सवाल ये कि सर सिर्फ इन्हीं ही क्यों, जिस तरह से हमने देखा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इन्हीं सीबीआई की धौंस क्यों? इतना मैं कह सकता हूं कि सीबीआई का दुरुपयोग इस कांग्रेस ने पहले भी किया है और अब भी करती है। आपने देखा है कि सीबीआई के एक रिटायर्ड डायरेक्टर को इन्होंने गवर्नर बनाया है, और सामान्यतः अब तक की ऐसी परंपरा रही है कि इस प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं उससे रिटायर होने वाले व्यक्ति को कोई राजनीतिक जिम्मेदारी सामान्यतः नहीं दी जाती है, लेकिन इन्होंने किया है। मुझे लगा कि कुछ गलतफहमी में मैंने ऐसा कर दिया है। Hey, look at that guy. Look at those. मुझे लगा कि कुछ गलतफहमी में मैंने ऐसा कर दिया है। सर, शिवराज सिंह चौहान लग रहा था कि उन्हें भी आप अपनी टीम में शामिल करेंगे। ये कहीं वैकेंसी थी ना। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में जो काम किया है, मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस की सरकार इतने दिनों तक रही है, नहीं कर पाई है जो काम उन्होंने किया है। यशवंत सिन्हा जी भी नहीं रहे हैं इस बोर्ड में या किसी भी ही नहीं पहले। यशवंत सिन्हा जी हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है और पहले भी वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे और आज भी वो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, और उनका एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान है, और संसद में भी उनकी जिस प्रकार की प्रभावी भूमिका रही है उसकी सभी सराहना करते हैं। सर, सूखे को लेकर आप महाराष्ट्र दौरे पर हैं, आपने महाराष्ट्र का दौरा किया, तमाम किसानों की स्थितियां देखी आपने, क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ कर सकते हैं उनके लिए? पूरे मराठवाड़ा में जिस प्रकार का सूखे का संकट पैदा हुआ है, अभी तक मुख्यमंत्री जी कम से कम इनका दुख शेयर करने के लिए हम नहीं पहुंचे। मुझे आश्चर्य है इस प्रकार का संकट जो पैदा हुआ, जो आज मैंने देखा है, सच में दिल दहलाने वाला है। मैंने पशुओं के लिए चारा नहीं मिल रहा है। अब पशुओं के कैंप्स बनाए गए हैं, कैटिल कैंप्स। दूर दूर के किसान अपने पशुओं को लेकर सीधे उस कैंप में आ रहे हैं कि शायद चारा मिल जाएगा उनको खाने के लिए, और अपने जानवरों को कम कीमत पर वो बेच रहे हैं। पानी नहीं मिल रहा है। पशुओं को नहीं, इंसानों के लिए पीने लायक पानी भी अगर हम इंसानों को तो मिल ही नहीं रहा है, पशुओं के लिए पीने लायक पानी नहीं मिल रहा है। तो क्या किया जा सकता है? आप कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए। पहला काम तो ये किया जाना चाहिए, किसानों का सारा कर्ज माफ कर देना चाहिए इस समय, और दूसरा काम ये होना चाहिए कि आगे के लिए जो भी कर्ज दिया जाए कम से कम 2 साल तक 1 पैसा भी ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। खाद, बिजली, पानी, ये सब सारी चीजें सब्सिडाइज रेट पर किसानों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और साथ ही साथ वाटर कंजर्वेशन की एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यहां भूजल स्तर भी ऊपर लाया जा सके। नहीं तो कुछ दिनों में इंसान इस क्षेत्र में नहीं रह पाएगा। बीजेपी का कुछ कदम उठाने वाली है, क्या आप अपने पार्टी फंड से कुछ इनके लिए करेंगे? पार्टी फंड, पार्टी कितना करती है? 10, 20, 25 लाख देने से कोई राहत मिलने वाली है? फिर भी बूंद बूंद से तो सागर भरता है। नहीं, बूंद बूंद से नहीं, सरकार के उसमें सागर में बहुत पैसा है। सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, सरकार संवेदनशील होनी चाहिए। यदि संवेदनशील सरकार है तो मैं समझता हूं समस्या का समाधान हो सकता है। 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला हुआ है, अब आपको लगता है कि ये कहीं एक बड़ी वजह ये इस सूखे की हो सकती है? केवल वही वजह नहीं है, लेकिन घोटाला हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसकी जांच होनी चाहिए थी,
ठीक तरीके से, लेकिन जांच भी नहीं हुई उसकी। अगर वो 70,000 करोड़ रुपए सही जगह सही तरीके से लगाएगा तो शायद इतनी परेशानियां नहीं है। मैंने परेशानी 70,000 करोड़ से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन 70,000 करोड़ के लगा होता तो मैं समझता हूं सिंचाई की सुविधा कुछ बेहतर हो गई होती। क्या 2014 के पहले सरकार गिरेगी? ये मैं नहीं कह सकता। वैसे भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न, हम किसी भी सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। कभी किसी को गिराना तोड़ना यह हमारी कभी मनता नहीं रही है। आप चाहते हैं 2014 तक ये सरकार चले? मैं चाहता हूं सरकार ये चले। भारतीय जनता पार्टी इसको गिराने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन यदि अपने अंतर कलह के कारण ये सरकार चली जाती है तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। क्या 2014 में कमल खिलेगा? कमल तो खिलेगा ही, क्योंकि इस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए ने इतना कीचड़ कर दिया है, इतना कीचड़ कर दिया है कि उस कीचड़ में कमल तो खिलेगा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ जी हमसे बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दों पर। मुझे लगा कि कुछ गलतफहमी में मैंने ऐसा कर दिया है।